नंदा और विनोद ने अपने इकलौते बेटे रवि को विदेश पढ़ने के लिए भेजा था और इस बात को लेकर दोनों को बड़ा अभिमान था। तू जानती है रमा, मेरा रवि अमेरिका में पढ़ रहा है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, अब तो बस मुझे उसकी शादी की चिंता सता रही है। बस एक सुंदर सुशील बहू मिल जाए। नंदा, क्या हो अगर रवि तेरे लिए विलायती बहू लाया तो? ना ना, मेरा रवि ऐसा नहीं है। मुझे पता है वो मेरी हर बात मानेगा और शादी भी मेरी पसंद से ही करेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, रवि तो प्रभु राम का अवतार है ना आखिरकार। तू मेरे बेटे से जलती है। अच्छा, तू मुझे कल पनीर के कोफ्ते की रेसिपी बताने वाली थी ना? नंदा अक्सर अपने बेटे की ही बात करती और रमा उसे सताया करती थी, लेकिन किसे पता था कि रमा की बात सच हो जाएगी। 6 महीने बाद जब रवि घर आया तो उसके साथ एक फिरंग थी। हाँ, ये कौन है? माँ, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। मेरे साथ ही पढ़ती थी। हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और हमने शादी करने का डिसीजन लिया है, इसीलिए मैं इसे यहाँ ले आया हूँ। अब सूजी, मॉम डैड के पैर छुओ। सूजी ने झुककर नंदा और विनोद के पैर छुए। तूने शादी करने का डिसीजन ऐसे कैसे ले लिया? कम से कम हमें पूछ तो लेता। मैं कब से तेरे लिए लड़कियां देख रही हूँ। 3-4 तो मैंने शॉर्टलिस्ट भी कर ली थी। माँ, आई नो आपको मेरी शादी की चिंता है, बट मैं तो सूजी से प्यार करता हूँ। प्यार व्यार ठीक है, लेकिन क्या ये फिरंग मेरी बहू बन पाएगी? क्यों नहीं? वैसे भी 6 महीने के बाद मुझे अमेरिका में नौकरी मिलने वाली है, तो हम वापस अमेरिका शिफ्ट हो जाएंगे। तब तक आप इसे हमारे रीति रिवाज सिखा देना। ये सुनकर नंदा ने अपना माथा पकड़ लिया। जब वो लोग घर पहुँचे, Why did we touch the feet of the elders, Ravi? Because it's a way of showing respect. Oh, इसी तो ये भी नहीं पता कि बड़ों की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं, और तू चाहता है कि मैं इसी देसी रंग में ढालूं? मॉम, आप मेरी मॉम हो, आप कुछ भी कर सकते हो। मुझे यकीन है आप इसे भी देसी जरूर बना दोगे। हाँ, नंदा ने अपनी अमेरिकन बहू की ट्रेनिंग शुरू की। एल्डर्स मतलब बड़े लोगों को झुककर नमस्कार करते हैं, ऐसे। You mean touching the feet? Yes, ठीक है, ठीक है। नंदा सूजी को रोटी बनाना सिखाने लगी। आटा, फ्लावर, इसे ऐसे रोल करके प्रेस करते हैं, like this? Yes, और फिर रोलिंग पिन से बेलते हैं, like this? सूजी ने जब रोटी बेली तो उसने पता नहीं किस देश का नक्शा बना दिया। कोई बात नहीं, कोशिश करते रहो। अगले दिन नंदा ने सूजी को दाल सब्जी बनाना सिखाया। सूजी हर मसाला चक्कर डालने लगी। अब सूजी जल्दी सीखने लगी थी। कुछ दिनों बाद, नंदा, अरियो नंदा। क्या है? क्यों चिल्ला रहे हो? अरे नई मुसीबत है। मेरे परिवार वाले कल अपनी फिरंग बहू को देखने आ रहे हैं और साथ में माँ भी है। क्या करना है? आने दीजिए। पर क्या सूजी उनके सामने बहू की तरह बिहेव करेगी? आप देखते जाइए। अगले दिन नंदा ने सूजी को साड़ी दी। ये पहनना है तुम्हें। बट कैसे? हाउ? नंदा ने सूजी को साड़ी पहनाई। सूजी को साड़ी बहुत पसंद आई। वाओ, हालत अमेजिंग, बहुत अच्छी है साड़ी। नंदा ने अपनी फिरंग बहू की नजर उतारी। दावत में जहाँ विनोद के घर वाले आए थे, वहाँ विनोद की माँ भी थी। सूजी साड़ी पहन के वहाँ आई। सारे परिवार वालों ने तालियां बजाई। सूजी ने सबसे पहले रवि की दादी माँ के पैर छुए। मुझे आशीर्वाद दीजिए। सदा सुखी रहो। दादी ने सूजी की बलाएं उतारी। फिर सूजी ने एक एक करके सभी बड़े बुजुर्गों के पैर छुए। सभी लोग बहुत खुश थे। तेरी बहू तो बहुत अच्छी है, लेकिन तेरी बात सच हुई, मेरी बहू फिरंग है। फिरंग नहीं, देसी फिरंग। पुराने
समय की बात है। बीरपुर गांव में सपना और माया नाम की दो बहनें रहती थीं। सपना का रंग काला था, जबकि माया गोरे रंग की थी। सपना जब बाग में घूमने जाती तो माया अपनी सहेलियों के साथ सपना का मजाक उड़ाती। बेचारी सपना काली कलुटी बैंगन रूठी इसे तो कोई लड़का पसंद भी नहीं करेगा, पता नहीं इसकी शादी कैसे होगी। माया की बातें सुनकर सपना को बहुत दुख होता है। घर जाकर सपना रोती है और अपने पिताजी से कहती है, बापू, माया और उसकी सहेलियां हमेशा मेरे कालेपन का मजाक उड़ाती रहती हैं। वो कहती है मेरी कभी शादी नहीं हो पाएगी। रो मत बेटी, इंसान की असली सुंदरता उसके रंग रूप में नहीं, उसके चरित्र और व्यवहार में होती है। एक न एक दिन तुम मेरी बात जरूर समझ जाओगी। माया दिन भर जंगल में नदी के पास बैठकर अपने बाल बनाती रहती और अपनी परछाई को नदी में देखकर निहारती रहती। इस पूरे गांव में भला मुझसे सुंदर कौन लड़की होगी? जरा देखो तो, मैं कितनी गोरी हूँ। जरूर किसी दिन मेरी शादी गांव के मुखिया के लड़के से होगी और सपना और बाकी लड़कियाँ इन्हीं झोपड़ों में सड़ती रहेंगी। हाँ कुछ समय बाद सपना और माया के पिताजी की मृत्यु हो जाती है। सुनो माया, अब पिताजी तो रहे नहीं, हमें ही घर का खर्चा निकालना पड़ेगा। चलो जंगल चलकर कुछ लकड़ियाँ काट लाते हैं, फिर उन्हें बाजार में बेच देंगे। इस तरह खाने भर के पैसे तो इकट्ठे हो ही जाएंगे। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं जंगल में लकड़ियाँ काटने जाऊंगी? क्या तुम चाहती हो मैं भी तुम्हारी तरह काली हो जाऊं? मैं इन सब कामों के लिए नहीं बनी हूँ। भागो यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब करो। सपना बेचारी अकेली ही जंगल में लकड़ियाँ काटने जाती है। उसी समय गांव के मुखिया का लड़का धनवीर जंगल में शिकार करने आता है। धनवीर एक हिरन का शिकार करने के लिए हिरन के पीछे दौड़ रहा होता है। तभी उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है। धनवीर गिर पड़ता है और उसके सर पर चोट आती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। सपना जब लकड़ियाँ काट कर लौट रही होती है तो उसकी नजर धनवीर पर पड़ती है। अरे ये कौन घायल हो गया है? सपना धनवीर को ले जाकर एक पेड़ की छांव में लेटा देती है। फिर वो नदी से पानी लाकर धनवीर का पाँव साफ करती है और उसके मुंह पर पानी के छींटे मारती हैं। फिर धनवीर को होश आता है। मैं लकड़ियाँ काटकर अपने घर जा रही थी तो तुम रास्ते में बेहोश पड़े हुए थे। कौन हो तुम? तुमने मेरी जान बचाई, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? सपना की मुखिया के बेटे से शादी हो जाती है और वो बहू बनकर मुखिया के घर पहुंचती है। सपना की सास सपना को देखकर खुश नहीं होती। अरे बेटा धनवीर, ये तू कैसी लड़की से ब्याह करके आ गया? ऐसा काला रंग तो हमारे खानदान में भी किसी का नहीं है। माँ, मैं उससे प्रेम करता हूँ। अरे प्रेम ही करना था तो किसी गोरी लड़की से कर लेता। ऐसी काली लड़की से शादी करके तूने तो परिवार की नाक कटवा दी। अब जब बहू काली है तो तेरे बच्चे भी काले ही पैदा होंगे। सपना अपनी सास के ताने सुनकर बहुत दुखी होती है। सपना बेचारी को पता नहीं था कि उसे यहाँ भी रोना पड़ेगा। सपना घर का सारा काम करती है, कपड़े धोती, खाना बनाती, बर्तन धोती, फिर भी सपना की सास उसे ताने मारती। एक दिन रात में सपना की सास के पैर में बहुत तेज दर्द होता है। मुखिया और धनवीर दोनों ही किसी काम से बाहर गए होते हैं। घर पर केवल सपना होती है। अरे मर गई रे। सपना अपने सास के कमरे में जाती है। क्या हुआ माँ? मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। सपना घर के बाहर जाकर देखती है, लेकिन आसपास कोई सवारी नहीं होती जिससे वो अपनी सास को हॉस्पिटल ले जा सके। तभी सपना अपनी सास से जाकर कहती है, इतनी रात में कोई सवारी तो नहीं मिल रही है माँ, तुम मेरी पीठ पर लद जाओ, अपनी पीठ पर लाद कर मैं तुम्हें हॉस्पिटल पहुँचा देती हूँ। अपनी सास को पीठ पर लाद कर सपना रात में उसे हॉस्पिटल तक लेकर जाती है। आपको घटिया हो गया है, मैं आपको तेल दे रहा हूँ, 40 दिनों तक लगातार इससे पैरों पर मालिश कीजिएगा। सपना 40 दिनों तक अपनी सास की सेवा करती है। सास के पैर का दर्द ठीक हो जाता है। तभी एक दिन सपना की सास सपना से कहती है, बेटी तू गोरी भले ही ना हो, लेकिन तुझ में गुण बहुत हैं। मैं तुझसे माफी मांगती हूँ। मैंने तुझे बहुत बुरी बुरी बातें कही, लेकिन अब मैं समझ गई कि असली सुंदरता इंसान के रंग और रूप में नहीं, उसके चरित्र और व्यवहार में होती है। कांता देवी के 2 बेटे थे, जय और विजय। दोनों की अब शादी की उम्र हो गई थी,
इसलिए कांता देवी आज उनके लिए लड़कियां देखने जा रही थी। जय विजय, चलो, लेट हो रहा है। आ गया माँ, आ गया माँ। तीनों लड़की वाले के घर पहुंचे। ये मेरी बेटी माया है और ये मेरे बड़े भाई की बेटी ममता। आपके बड़े भाई यहाँ नहीं हैं? वो सालों पहले चल बसे। ममता को भी मैंने ही पाला है। अच्छा है, तीनों बहनें साथ रहे, उससे अच्छा क्या होगा। मैं भी यही चाहता हूँ। दोनों परिवार खुश हो गए और सब ने मिठाई खाई। कुछ दिनों बाद विजय और ममता और जय और माया की शादी बड़े ही धूमधाम से हुई। दोनों परिवार बहुत खुश थे। शादी के बाद कांता देवी ने बहुत सारे रीति रिवाज किए, जैसे गांव वालों को दावत, गाना बजाना। शादी के 2 दिन बाद अब सिर्फ एक ही रिवाज बचा है, वो क्या माँ? ब्राह्मणों को खाना खिलाना। और वो कब होगा? सोच रही हूँ कल ही रखूं, लेकिन बहू इस रिवाज का खास महत्व है। तुम दोनों को अपने हाथों से खाना बनाना है। जी माँ जी। ब्राह्मणों के भोग के दिन ममता जल्दी उठी। वो रसोई में गई और उसने काम करना शुरू कर दिया। माया बहुत देर बाद उठी। दीदी, आप तो जानती हैं कि मुझे ये सब करना बिल्कुल नहीं पसंद। अब आपने शुरू कर ही दिया है तो खत्म भी कर लीजिए। ममता को माया के ऐसे रवैये की आदत थी, क्योंकि माया शादी के पहले भी कोई काम नहीं करती थी। माया अपने कमरे में गई और श्रृंगार करने लगी और बेचारी ममता अकेले सारा काम करती रही। 3-4 घंटे बाद सारा काम खत्म हुआ। तुम अकेले यहाँ हो? माया कहाँ है? वो अभी अपने कमरे में गई हैं। अच्छा अच्छा। ममता माया की हर गलती छुपा लिया करती थी। कांता ने 2 ब्राह्मणों का स्वागत किया। बहू, ब्राह्मण देव पधार चुके हैं। जी माँ जी। ये सुनते ही माया तुरंत रसोई में गई और ब्राह्मणों के लिए खाना परोसने लगी। ब्राह्मण देव, आरंभ कीजिए। ब्राह्मणों ने खाना शुरू किया। माया दोनों ब्राह्मणों को भोजन परोसती रही। उनका भोजन हो जाने के बाद, भोजन बहुत स्वादिष्ट था। किसी ने बड़ी निष्ठा से बनाया था। हाँ, मेरी दोनों बहुएं सुबह से मेहनत कर रही हैं। दोनों ब्राह्मणों ने एक दूसरे की ओर देखा। तो फिर इन्हें आशीर्वाद भी इनकी निष्ठा के हिसाब से ही मिलना चाहिए। ब्राह्मण ने जादू से 2 फूल प्रकट किए। एक फूल ममता को दिया और एक फूल माया को। और फिर दूसरे ब्राह्मण ने कुछ मंत्र पढ़े और तुरंत ममता के फूल से जादुई धुआं निकलने लगा, जो उसके गले में हार बन गया। धन्यवाद। फिर माया के भी फूल से धुआं निकला, लेकिन वो हार नहीं बना, बल्कि वो मूछें बन गई। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? ब्राह्मण देव दोनों हंस रहे थे। महाराज, ये क्या है? ये निष्ठा का फल है। कांता, तुम्हारी सिर्फ एक बहू ने सारा भोजन बनाया था और दूसरी सिर्फ श्रृंगार कर रही थी। कांता गुस्से से माया की ओर देखने लगी। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। ममता, तुम बहुत निर्मल हो, लेकिन याद रहे, दूसरों से हमेशा दबोगी तो वो तुम्हें दबाएंगे। मुझे माफ कर दीजिए। इस बार हम तुम्हें माफ कर रहे हैं, लेकिन आइंदा ऐसा मत करना। दूसरों की प्रशंसा लूटना अपराध है। ब्राह्मणों ने अपना जादू उलट दिया। माया की मूछें गायब हो गईं और दोनों ब्राह्मण वहां से चले गए। इस कहानी की शुरुआत आज से 15 साल पहले हुई थी, जब गिरधर और विक्रम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे।
भाई विक्रम, मेरी बेटियां तो सिर्फ 5 साल की हैं और अभी से मुझे ब्याह की चिंता सताए जा रही है। अरे यार, वो तो अभी एक बच्ची है। अब तू कैसे समझेगा? तेरा तो बेटा है। मुझे तो अभी से उसके ब्याह के लिए पैसे जमा करने होंगे। मेरे यार, मैथिली भी तो मेरी बेटी जैसी है, और क्यों ना हम अपनी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल दें। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं अपने गोपाल की शादी तुम्हारी बेटी मैथिली से ही करवाऊंगा। गिरधर ने विक्रम को गले लगा लिया। अब 15 साल बाद दोनों बड़े हो चुके थे। गिरधर ने मैथिली का इतना लाड़ प्यार किया कि वो गोल मटोल बन गई। अब जब गोपाल और मैथिली की शादी हुई तो विक्रम और उसकी पत्नी विमला दोनों सोच में डूब गए। मैथिली को सिर्फ आराम करने की ही आदत थी। वो अपने शरीर को ज्यादा तकलीफ नहीं देती थी। अरे बहू, जरा अपने ससुर जी को चाय तो दे दो। जी सासू माँ। मैथिली चाय का कप लेकर निकली, लेकिन वो इतनी धीमी चल रही थी कि विमला सोच में पड़ गई कि अब वो क्या करे। उस रात विमला और विक्रम दोनों बात कर रहे थे। ए जी, मैथिली स्वभाव की तो अच्छी है, लेकिन उसका शरीर बहुत ही सुस्त है। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि अब हम करें क्या। आप फिक्र मत कीजिए, मेरे पास एक उपाय है। अगले दिन विमला ने मैथिली को बुलाया। बहू, अरे बहू। हाँ सासू माँ। हमारे घर की एक परंपरा है कि नई बहू शादी के बाद से 6 महीने तक गांव के मंदिर की परिक्रमा करती है। इससे घर में खुशहाली और सुख समृद्धि आती है। ठीक है सासू माँ, मुझे कब से शुरू करना है? आज से। विमला के कहने पर मैथिली मंडी के रास्ते निकल पड़ी। क्योंकि वो ज्यादा चलती फिरती नहीं थी, तो मंदिर तक चलकर वो थक गई थी। मैथिली थोड़ी देर बैठी और फिर उसने परिक्रमा करना शुरू कर दिया। अरे बाप रे, हाँ, अब तक तो सिर्फ 3 ही परिक्रमा हुई है, 4 अभी भी बाकी है। हाँ। जैसे तैसे मैथिली ने 7 परिक्रमा पूरी की और फिर घर के लिए निकल पड़ी। अगले दिन मैथिली वापस पहुंची और फिर से उसने 7 परिक्रमा कर ली। कुछ दिनों बाद मैथिली बिना हांफे मंदिर तक पहुंचने लगी और परिक्रमा भी करने लगी। ये देखकर विक्रम और विमला बहुत खुश थे। 2 महीनों में ही मैथिली का वजन घटने लगा था। अब वो पहले की तरह सुस्त नहीं थी। बहू, जरा मेरा चश्मा ले आओ। ये लीजिए बाबूजी। अरे वाह, आज इतनी फुर्ती से। मैथिली को अपनी बदलती हुई फुर्ती पसंद आ रही थी। मैथिली ने मंदिर की परिक्रमा फिर भी जारी रखी और 6 महीने बाद मैथिली की काया ही बदल गई थी। अब वो गोल मटोल नहीं थी, वो एक बहुत ही सुंदर युवती बन गई थी। मैथिली को ऐसा देखकर गिरधर भी हैरान था।
उसने विमला से पूछा। समधन जी, आपने तो जादू ही कर दिया, लेकिन ये सब हुआ कैसे? ये सब तो हमारे गांव की मंदिर में बसने वाली देवी की कृपा है। जय हो देवी माँ की। जय हो देवी माँ की। मैथिली की जिंदगी बदल गई क्योंकि उसका वजन घट गया, और वो संभव हुआ क्योंकि मैथिली चलने लगी। लेकिन इन सब का श्रेय विमला को जाता है, जिसने बड़ी बुद्धिमानी से अपनी बहू को गोल मटोल से सुंदर बना दिया। इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि जरूरत से ज्यादा वजन हानिकारक होता है और वो हमारे शरीर को सुस्त और ढीला बना देता है।